हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन। सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में। हमारे सर्किट एनालिसिस से रिगार्डिंग कुछ बातें हो चुकी हैं और हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ हमने पढ़ लिया था। 2 टाइप्स का होता है, मतलब किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को अपन करंट लॉ बोलते हैं और सेकेंड लॉ को अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ। अब इन लॉज का उपयोग अपन सर्किट में किस प्रकार करते हैं ये हम देख रहे हैं। तो हमने करंट लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया था कि करंट लॉ को लूप में किस प्रकार अप्लाई किया जाता है। ये करंट लॉ को यदि अपन को संधि बिंदुओं पर या नोड पॉइंट पर अपन को वोल्टेज का मान निकालना हो तो अपन जनरली करंट लॉ का यूज कर सकते हैं। दूसरा है अपन ना वोल्टेज लॉ। अब वोल्टेज लॉ को किस प्रकार यूज किया जाता है इसको हम सर्किट के द्वारा एनालिसिस करेंगे। तो सेकंड लॉ अपना क्या हो जाएगा, करंट मतलब सेकंड लॉ का उपयोग क्या हो जाएगा, पास या लूप में अप्लाई किया जाता है। या हमें ये कह सकते हैं कि वोल्टेज लॉ तो अपन एक ब्रांचेज में अप्लाई करते हैं। मतलब ये हो गया कि धारा नियम को अपन ब्रांचेज में अप्लाई कर रहे हैं और वोल्टेज लॉ जो कि किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसको अपन एक लूप में किस प्रकार अप्लाई करेंगे। ये अपन ने देखा था कि वोल्टेज लॉ एक लूप में अप्लाई किया जाता है और करंट लॉ अपन ब्रांचेज में अप्लाई करते हैं। तो अपन किरचॉफ का परिपथीय विश्लेषण पढ़ रहे थे। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था ब्रांच या शाखा में अपन ने करंट वोल्टेज का मान निकाल कर देखा था। सेकंड लॉ अपन देखते हैं किरचॉफ के नियम का विश्लेषण करते हुए। सेकंड था पास या लूप विश्लेषण, मतलब कि पास या लूप का विश्लेषण किस में होता है, पास या लूप का विश्लेषण किस में होता है, वोल्टेज लॉ में होता है। तो इसको अपन सेकंड टॉपिक को अपन क्या बोल सकते हैं कि पास या लूप का विश्लेषण। पास या लूप में अपन जैसे करंट या किसी प्रतिबाधा या किसी भी चीज का मान अपन निकालें उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। इसमें जनरली जैसे करंट लॉ में अपन को प्रवेश्यताएं दी हुई होती है, एडमिटेंस गिवन हुआ होता है, इसमें अपन को प्रतिबाधा ही गिवन होंगी। तो हम देखते हैं इसमें ये अपन को सर्किट दे रखा है, इधर से लेके चलते हैं। ये इम्पीडेंस है Z1, Z2 या फिर इसको Z3 ले लो, इसको Z2, ये अपन को कोई सर्किट दे रखा है। Z2, Z3, Z4, Z5 और ये हमारा सोर्स लगा हुआ है, इधर प्लस इधर माइनस। ये हमारे 3 लूप हैं, लूप फर्स्ट, सेकंड और ये है थर्ड लूप। वोल्टेज लॉ को अपन लूप में ही अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट लूप में करंट मान लिया ऐसे फ्लो हो रही है I1, इसमें ऐसे फ्लो हो रही है I2, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है I3। इसका मतलब क्या है, इस पूरे लूप में जो करंट फ्लो हो रही है उसका मान क्या है हमारा I1। इस लूप में फ्लो करंट का मान क्या है I1। इस लूप में फ्लो करंट का मान क्या है I2। इस लूप में फ्लो करंट का मान क्या है I3। अब देखते हैं इस लॉ को अपन किस प्रकार अप्लाई करेंगे और इससे अपन जो Z प्रतिबाधा है उनका मान किस प्रकार निकालेंगे। तो हम देखते हैं
यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस ब्रांच से। तो इस ब्रांच में अब वोल्टेज लो लगा रहे हैं। तो वोल्टेज लो क्या था, एक लूप में जो विभवांतर होता है, एक लूप में विभवांतर का मान का बीजगणितीय योग हमेशा ही शून्य होता है। मतलब इस लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभव पतन होगा, इस लूप में उसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। उसी प्रकार इस लूप में फ्लो, इस लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका मान 0 होगा। इसी प्रकार थर्ड लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका मान 0 होगा। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ ही है। अब इस लॉ से अपन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जेड का मान यानी इम्पीडेंस का मान किस प्रकार निकालते हैं, यह हम देखते हैं। तो इस ब्रांच में करंट I, पूरे सर्किट में I1 फ्लो हो रही है। तो इस ब्रांच में करंट देखते हैं कैसे जा रही है, I1। तो वोल्टेज क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। अब यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, I करंट का मान कितना है, I1 फ्लो हो रही है, R कितना है अपना Z1। तो I1 Z1 आ जाएगा। इस लूप में देखो ये एक करंट तो ये जा रही है I1, एक करंट ये फ्लो हो रही है I2। तो देखो ये तो आ रही है और ये जा रही है, I2 जा रही है। यहाँ से देखो I2 ऐसे है, I2 इसमें भी तो फ्लो हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 और माइनस I2, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, इस ब्रांच में देख रहे हैं। और ये लूप, इसी लूप की ब्रांच है ये भी। तो यहाँ आ जाएगा Z3। अब ऐसे आओ, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज माइनस E बराबर 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट लूप। किस लूप में होगा ये, हमारा फर्स्ट लूप में। एक बार और देखो, I1 Z1, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I1 Z1 यहाँ पे होगा। इसमें I1 तो आ रही है लेकिन I2 जा रही है। तो करंट का मान क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 Z3। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, I1 Z3 तो इधर आ रही है लेकिन I2 ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है तो Z3 I2। अब इसको मैंने एक साथ लिख दिया, यानी Z3 को बाहर ले लिया तो I1 माइनस I2 ये आ गया। नेक्स्ट वोल्टेज क्या है, माइनस E। सेकंड लूप में देखते हैं अब अपन। सेकंड लूप में I2 Z2 इसी प्रकार प्लस, अब इसमें I2 इसमें आ रही है तो Z4 I2, I3 इसमें ऊपर जा रही है तो माइनस I3 Z4। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस I2 Z3, इसमें तो ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें नीचे आ रही है तो माइनस Z3 I1 इक्वल टू 0। तो अपन इसको I2 को एक साथ लिख लो और I1 को एक साथ लिख लो। तो ये हो जाएगा Z3 I1 माइनस का Z3 I1, इसमें I2 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो प्लस I2 बाहर लिया अपन ने, Z2 प्लस Z4 प्लस Z3। और नेक्स्ट देखते हैं अपन, I माइनस का I3 Z4 बराबर 0 हो गया। नेक्स्ट थर्ड लूप में I3 Z5 और ये हो जाएगा I3 Z4। सेम इसमें भी I2 भी फ्लो हो रही है तो माइनस I3 Z4 I2 Z4। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अपन, I1 नहीं है इसमें तो I1 के साथ 0 इंटू I1 लिख सकते हैं तो वैल्यू 0 आ जाएगी। माइनस I2 Z4 प्लस
इसमें I3 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा Z4 प्लस Z5 बराबर 0। तो इस प्रकार अपन वोल्टेज लॉ लगाकर अपन Z और I का मान निकाल सकते हैं। अब देखो 3 समीकरण बन रहे हैं, तो और 3 समीकरण बन रहे हैं, 3 ही क्वांटिटीज अननोन है। जैसे I1 I2 I3 3 क्वांटिटीज अननोन है, तो तीनों का मान भी निकल सकता है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, तो दोनों के तीनों समीकरण को सॉल्व करके अपन इनका I1 और I2 का मान निकाल सकते हैं। एक तो मेथड ये हो जाता है, और एक डिटर्मिनेंट की सहायता से अपन इम्पीडेंस का मान किस प्रकार निकालते हैं वो देखते हैं। एक तो मेथड इन तीनों समीकरण को सॉल्व करके I1 I2 I3 के मान निकाल लेते हैं, और इसकी टोटल इम्पीडेंस का मान यदि अपन को निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन रही है। अब इसको भी लिख लो, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। I1 Z1 I2 के साथ माइनस Z3, इसके साथ I1 भी है, Z3 I1 माइनस I2 Z3 माइनस, इसको इधर ले लो E। अब I1 को इसमें भी एक साथ और लिख सकते हैं, तो I1 Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 प्लस अपन 0 इंटू I3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, इसको I1 I2 और I3 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं। Z इम्पीडेंस टोटल अपन कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, Z1 प्लस Z3, I2 के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस Z3 और I3 कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पीडेंस 0। इसी प्रकार इसमें सेकंड इक्वेशन में देखो, I1 की वैल्यू कहीं दिख रही है क्या, I1 की वैल्यू माइनस Z3, I2 के साथ है हमारा Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और I3 के साथ है माइनस Z4। इसी प्रकार यहाँ पे I1 के साथ 0 और I2 के साथ माइनस का Z4, I3 के साथ Z4 प्लस Z5। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हम टोटल इम्पीडेंस का मान निकाल सकते हैं। और इस इम्पीडेंस को अपन और कैसे लिख सकते हैं, Z बराबर जो टोटल इम्पीडेंस होती है इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z11 Z12 Z13 मैट्रिक्स बनाते हैं, Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33। अब इनसे इनका कंपेयर करके अपन निकाल सकते हैं। तो Z11 का मान क्या आता है हमारा, Z11 का मान आता है Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3 क्या है, ये पहले लूप की प्रतिबाधा, क्या है पहले लूप की प्रतिबाधा। Z12 का मान क्या है, माइनस Z3, तो ये क्या है, पहले 12 है ना, पहले व दूसरे लूप की म्यूचुअल प्रतिबाधा, या हम बोल सकते हैं अन्योन्य प्रतिबाधा। नेक्स्ट Z13 क्या है, Z13 की वैल्यू 0, ये क्या है, लूप फर्स्ट और थर्ड की म्यूचुअल प्रतिबाधा, अन्योन्य प्रतिबाधा। इसी प्रकार अपन देखते हैं Z21 का मान क्या है हमारा,
Z21 का मान माइनस का Z3 यानी लूप सेकंड और फर्स्ट की म्यूचुअल प्रतिबाधा, अन्योन्य प्रतिबाधा, और इसके बाद Z22 यानी दूसरे लूप की प्रतिबाधा। नेक्स्ट क्या है हमारा Z23 यानी दूसरे और तीसरे की म्यूचुअल इम्पीडेंस या म्यूचुअल प्रतिबाधा Z23। उसके बाद Z31 क्या है, Z31 की वैल्यू 0, वो क्या है 3 एंड फर्स्ट की म्यूचुअल प्रतिबाधा। इसी प्रकार Z32 जिसकी वैल्यू क्या है माइनस Z4, वो किसकी म्यूचुअल है 3 और 2 की म्यूचुअल। उसी प्रकार Z33 है जो कि हमारी वैल्यू है Z4 प्लस Z5, ये है हमारी तीसरे लूप की यानी थर्ड लूप की प्रतिबाधा। अतः हम इसकी सहायता से वोल्टेज लॉ की सहायता से अपन प्रतिबाधा का मान निकाल सकते हैं। पहले इस लूप को अप्लाई किया, लूप से अपन ने 3 इक्वेशन निकाले, उनके कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने मैट्रिक्स बनाई और मैट्रिक्स से अपन प्रत्येक लूप की प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। अब इस जैसे ये लिखा हुआ है इसको अपन डेल्टा जेड भी बोल सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके अपन मॉड ऑफ जेड निकालेंगे और इसको अपन डेल्टा, अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा जेड के इक्वल हो जाएगा। अब एक तो मेथड I1 और I2 I3 निकालने का हो गया कि इन तीनों समीकरणों को डायरेक्ट सॉल्व कर लो, और एक अपन दूसरा मेथड देखते हैं कि I1 कैसे निकालेंगे। पहले निकालते हैं अपन डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे अपन, पहले तो अपन को डेल्टा जेड चाहिए और डेल्टा जेड का मान ये है। डेल्टा 1 निकालेंगे तो जो 1 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनके बराबर में वैल्यूज आई है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से अपना कॉलम बन रहा है ई, यहाँ पे बराबर में ई है, यहाँ पे 0, यहाँ 0, इसको फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे डेल्टा 1 का मान आ जाएगा, जैसे ई 0 0। नेक्स्ट अपना क्या है Z1 Z213 Z22 Z23 Z32 Z33, इनका वैल्यूज पुट करके अपन डेल्टा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये वाली, ये वैल्यूज यहाँ से पुट करके अपन डेल्टा 1 का मान निकाल सकते हैं। अब इससे अपन I1 कैसे निकालेंगे, I1 बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा जेड। इसी प्रकार I2 अपन कैसे निकालेंगे, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड। इसी प्रकार I3 अपन कैसे निकालेंगे, डेल्टा 3 अपॉन जेड डेल्टा जेड। अब डेल्टा 1 का मान तो ऐसे आ गया, E00 Z12 Z22, ये वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ से, तो इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे तो I1 का मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा जेड। अब डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू ही आ जाएंगी इसकी, और सेकंड जो कॉलम है, सेकंड कॉलम को अपन इससे रिप्लेस कर देंगे E00 से, तो हमारा किसका मान आ जाएगा, डेल्टा 2 का। इसी प्रकार अपन डेल्टा 3 का मान निकालेंगे तो इस रो से इस कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है इनको पुट कर देंगे तो हमारी डेल्टा 3 का मान आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के पश्चात तो उनकी सहायता से अपन I1 I2 और I3 का मान निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया लूप विश्लेषण या किरचॉफ के सेकंड लॉ का परिपथीय विश्लेषण, यानी किरचॉफ के सेकंड लॉ को
अपन परिपथ में किस प्रकार उसको विश्लेषित करें, उसको किस प्रकार अप्लाई करें।